वेलकम एवरीवन। मैं अविनाश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी ITI क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं GS का पार्ट 12, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 25 MCQs को, GS के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, अति संभावित प्रश्न जो परीक्षा में, रेलवे परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वाट प्रति घंटा इकाई है, यानी कि वाट प्रति घंटा इकाई है, वाट पर हावर इकाई है। तो ऊर्जा की, विद्युत की, धारा की, विभव की। देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक है। वाट प्रति घंटा इकाई जो होती है वो किसकी होती है? शक्ति परिवर्तन की दर को इंगित करती है। किसको? शक्ति परिवर्तन के दर को इंगित करती है। तो ऑप्शन आपका ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है। एक अलग से आप ऑप्शन लिख लीजिए यहाँ पे, ई, नन ऑफ दीज, है ना, नन ऑफ दीज, या फिर कह लीजिए कि इनमें से कोई नहीं, है ना। तो वाट प्रति घंटा इकाई है किसकी? वाट प्रति घंटा इकाई किसकी है? शक्ति परिवर्तन दर की। किसकी? शक्ति परिवर्तन दर की। तो वाट प्रति घंटा इकाई है किसकी? ऊर्जा की, विद्युत की, धारा की, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश भर के स्कूलों की जानकारी देने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? शगुन, मेघदूत, हारमोनी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 28 अगस्त 2019 को देश भर के स्कूलों के हालत, शिक्षा, स्कूलों की पढ़ाई के स्तर, ठीक है, और किसी भी तरह की अन्य जानकारी को प्राप्त करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया, जिस पोर्टल का नाम क्या था? शगुन। क्या नाम था? शगुन। यानी कि देश भर के स्कूलों की जानकारी देने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? शगुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत का पहला सुल्तान जो अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया, बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, बालू लोधी लिखा गया। चलिए कोई नहीं, ऑप्शन सही कर लीजिएगा, बहलोल लोधी, ठीक है। तो बालू लोधी लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। सल्तनत का पहला सुल्तान जो अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया, तो कौन गया था? बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या बहलोल लोधी। तो देखिए क्या है, अजमेर स्थित जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, वहाँ पर जाने वाला जो पहला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर किस नदी पर बने हुए हैं? कोसी, घाघरा, चंबल, गोमती। तो देखिए जो जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर किस नदी पर बने हैं? ये बने हैं आपके चंबल नदी पर। किस नदी पर बने हैं? चंबल नदी पे, ठीक है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चंबल नदी। जैसे भीमा परियोजना क्या है? पवना नदी पर है। टिहरी बांध कहाँ पे है? भागीरथी नदी पर है। दुर्गा बैराज परियोजना कहाँ पे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछता है। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पर है। तवा प्रोजेक्ट किस पे है? ताबा नदी पे। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है गुजरात से रिलेटेड, काकड़ा पारा, है ना। काकड़ा पारा प्रोजेक्ट किस नदी पे है? ताप्ती नदी पे। किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, ठीक है। तो जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर किस नदी पर बने हुए हैं? चंबल नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 32। तो देखिए आप संविधान के अनुच्छेद 29, संविधान के अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 29 के खंड 1 और 2, ठीक है। खंड 1 और 2 के अंतर्गत क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा पर विचार का प्रावधान किया गया है, विचार तथा प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल नीनो धारा किस पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है? एल नीनो जो धारा है वो किस पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है? देखिए एल नीनो का मतलब क्या है?
एल नीनो आपका लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, चाइल्ड क्रिस्ट, यानी कि शिशु यीशु होता है। ठीक है, एल नीनो बहुत ही क्या बोलते हैं, एल नीनो के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए एल नीनो क्या है, दक्षिण अमेरिका के पेरू तट पर विकसित गर्म जलधारा है। एल नीनो की उत्पत्ति कब होती है, दिसंबर महीने में होती है। ठीक है, एल नीनो क्या करता है, धारा प्रतिकूल प्रभाव डालकर भारतीय मानसून को नष्ट कर देता है। साथ ही साथ एल नीनो की वजह से क्या होता है, एल नीनो की सक्रियता से भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका इत्यादि में प्रचंड सूखा भी पड़ता है। ठीक है, तो एल नीनो धारा किस पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, तो किस पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, मानसूनी जलवायु पर, है ना। एल नीनो धारा किस पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मानसूनी जलवायु पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियों के विश्व उत्पादन में भारत का क्या स्थान है। तो सब्जियों के विश्व उत्पादन में जो भारत का स्थान है वो आपका कौन सा स्थान है, पहला स्थान। भारत क्या करता है, सब्जियों के कुल वैश्विक उत्पादन का कितना परसेंट, 14.4% उत्पादन करता है। ठीक है, तो सब्जियों के विश्व उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी 212 फ़ारेनहाइट तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और 32 फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। यदि किसी दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है तो वह बराबर है। यानी कहने का मतलब ये है, आपको करना क्या है कि 35 डिग्री सेल्सियस जो आपका है इसको कन्वर्ट करना है किस में, फ़ारेनहाइट में। ठीक है, यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस की जो वैल्यू होगी वो फ़ारेनहाइट में कितनी होगी, प्रश्न में हमसे यही पूछा जा रहा है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप हमारी पहली वीडियो देख सकते हैं, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड ड्यूमर स्केल। काफ़ी अच्छी वीडियो मैंने बना रखी है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया गया है, वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे लगेगा। फार्मूला क्या होता है, C/5। सेल्सियस की बात है तो C/5, रिलेशन किसके साथ चाहिए, फ़ारेनहाइट के साथ, तो क्या होता है F-32 डिवाइडेड बाई 9, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सेल्सियस की वैल्यू दे रखी है, तो सेल्सियस की वैल्यू कितनी है, 35 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू F-32 बाई 9। देखिए यहाँ से हम इसको करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 63। और ये जो 32 है, जब इसको उधर ले जाएंगे, बराबर के उधर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ की वैल्यू आपकी हो जाएगी 63 प्लस 32। तो 62 प्लस 32 आपका कितना हो जाएगा, 95, है ना। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 95 फ़ारेनहाइट के इक्वल हो जाएगा। यानी कि यदि किसी दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है तो किसके बराबर होगा, 95 फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्टा विस्टा एक है या एल्टा विस्टा है एक। एल्टा विस्टा क्या है, प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, ब्राउज़र है, सर्च इंजन है। तो आपका एल्टा विस्टा क्या है, एल्टा विस्टा क्या है, याहू का वेब सर्च इंजन है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से विखंडित हो जाता है। यानी कि श्वसन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस में विखंडित हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। जैसे देखिए आप क्या होता है, C6H12O6 है ना, प्लस आपका होता है 6O2, है ना। श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन की वजह से। अब कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला हमारा ये हो गया। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जब ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, यहाँ से हम थोड़ा इधर देखते हैं, जगह कम है, तो यहाँ से देखेंगे क्या बनेगा, हमें मिलेगा 6CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, जल मिलेगा, H2O मिलेगा। H2O कितना मिलेगा, 6H2O मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के 6 मॉलिक्यूल यहाँ पे हैं। ठीक है, तो 6 हो जाएगा, 12 ठीक है, तो बैलेंसिंग हो जाए तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, और साथ में क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। कितनी ऊर्जा मिलेगी, 283 जूल के। ठीक है, केजे।
यानी कहने का मतलब यह है कि श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में विखंडित हो जाता है। तो किस में विखंडित हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। जैसा कि आप देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट में श्वसन, यानी कि जब हम इसमें ऑक्सीजन के साथ संयोग करा रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोतुल क्या है? रांची की जनजाति, हिमाचल प्रदेश की जनजाति, नागालैंड की जनजाति, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो गोतुल क्या है? गोतुल कोई जनजाति नहीं है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। लेकिन गोतुल क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। बस्तर में अधिवासित मुड़िया गोंड जनजाति। कौन सी? बस्तर में अधिशासित मुड़िया गोंड जनजाति में एक प्रथा प्रचलित है। इस प्रथा के तहत क्या होता है? इस प्रथा के तहत क्या होता है कि जनजाति के जो 9 से 12 वर्ष की आयु के युवक होते हैं, युवक और युवतियां संयुक्त रूप से शयनशालाओं में एक साथ तब तक रहने के लिए स्वतंत्र हैं जब तक कि वे अपने इच्छा योग्य विवाह नहीं कर लेते। ठीक है, यहाँ वयस्कों का रहना निषिद्ध है। तो गोतुल क्या है? एक प्रथा है। कहाँ की प्रथा है? किस जनजाति की प्रथा है? आदिवासित मुड़िया गोंड जनजाति की एक प्रथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना अवकाश हुआ था 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद, 1966 के अकाल के बाद, 1971 के बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद। तो देखिए योजना अवकाश जो हुआ था वो 1966 के अकाल के बाद ही हुआ था। ठीक है, वर्ष 1966 में अकाल के बाद भारत सरकार ने 3 वर्षों तक 3 वार्षिक योजनाएं चलाई। कौन कौन सा? 1967 से 68 तक। ठीक है, 68 से 69 तक चलाई। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है योजना अवकाश। ठीक है, इसके बीच का जो टाइम पीरियड है इसको बोला जाता है योजना अवकाश। यानी कि पहला कब चलाया गया? 1966 से 67, दूसरा कब चलाया गया? 67 से 68, और तीसरा कब चलाया गया? 68 से 69 तक। ठीक है, तो भारत में योजना अवकाश लागू हुआ था 1966 के अकाल के बाद। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, एक स्वरित्र यंत्र वायु में 1 सेकेंड में 256 बार दोलन करता है। जब ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकेंड है तो ध्वनि का तरंग दैर्ध्य है 1.1 मीटर, 0.56 मीटर, 1.29 मीटर, 0.89 मीटर। आइए देखते हैं क्या पूछा है। ध्वनि का तरंग दैर्ध्य पूछा है, तो इसका फार्मूला क्या होता है? देखिए जब आपका दोलन दे रखा हो, ठीक है, और वेलोसिटी यानी कि वेग दे रखा हो, तो हमें क्या चाहिए? तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है। तरंग दैर्ध्य का फार्मूला क्या होता है? v = n लैम्डा। ठीक है, v = n लैम्डा। v आपका क्या है? यहाँ पे वेग है। ठीक है, n क्या है? स्वरित्र की आवृत्ति या दोलन। ठीक है, स्वरित्र की क्या है? आवृत्ति या दोलन। और लैम्डा यहाँ पे क्या है? आपका तरंग दैर्ध्य। तो कुछ नहीं करना है, सारी वैल्यू दे रखी है, बस फार्मूले में वैल्यू को पुट कर देना है। तो वैल्यू क्या है? 330। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? 330। एन की वैल्यू कितनी है? 256 है ना, ये इक्वल है बीच में, 256 इंटू लैम्डा। तो लैम्डा की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? आप यहाँ से देख लीजिए, 330 डिवाइडेड बाई 256। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 1.29 मीटर, 1.29 मीटर। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 1.29 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? हवा, आग, पानी, कीट। देखिए परागण के लिए क्या होता है? हवा की भी ज़रूरत होती है, पानी की भी ज़रूरत होती है, और कीटों के द्वारा भी, मतलब कीटों की भी ज़रूरत होती है, लेकिन आग की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है, तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा? यूरेनियम, मरकरी, सोना, कैल्शियम। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनियम प्राकृतिक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता से जो अनुच्छेद संबंधित है वो आपका कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 19। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य की संस्तुति देता है योजना आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि मंत्रालय, सिंचाई मंत्रालय। ठीक है, तो खाद्यान्नों का जो समर्थन मूल्य होता है, समर्थन मूल्य जो किसानों से खरीदारी के समय किया जाता है। देखिए सरकार क्या करती है? सरकार जब समर्थन मूल्य निर्धारित करती है, जैसे मान लीजिए कि धान का समर्थन मूल्य 2100 रुपये प्रति कुंटल कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है? कोई भी व्यापारी क्या कर सकता है? किसान से 2100 रुपये प्रति कुंटल धान खरीद सकता है, लेकिन 1975 रुपये प्रति कुंटल धान नहीं खरीद सकता। उसी को बोला जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, तो खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य की संस्तुति कौन देता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग।
कृषि लागत और मूल्य आयोग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है उत्तल लेंस की भांति, अवतल लेंस की भांति, समतल दर्पण की भांति, इनमें से कोई नहीं। तो वायु का जो बुलबुला है वो जल में व्यवहार करता है हमेशा किसकी भांति? अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी में होता है। लेटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका, सिलिकम, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम। देखिए लेटेराइट मिट्टी में जो आपकी प्रचुर मात्रा में होती है वो आपकी क्या होती है? आयरन एवं सिलिका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आयरन एवं सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज में पाया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस। तो प्याज में जो आपका पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? फास्फोरस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है किसके द्वारा? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, एनीमोमीटर, बैरोमीटर। देखिए आपेक्षिक आर्द्रता जो मापी जाती है वो आपका हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा? हाइग्रोमीटर के द्वारा। ठीक है। और आपेक्षिक घनत्व जो मापा जाता है वो किसके द्वारा मापा जाता है? हाइड्रोमीटर के द्वारा। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि आपेक्षिक आर्द्रता या आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है। जहाँ पे ह्यूमिडिटी की बात है वहाँ पे आप आर्द्रता लें, मतलब हाइग्रो लेंगे। ठीक है, हाइग्रोमीटर। आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है किसके द्वारा? हाइग्रोमीटर के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक रोजेज इन दिसंबर किसकी कृति है? महात्मा गांधी, MC छागला, मुंशी प्रेमचंद्र, इनमें से कोई नहीं। देखिए तो ये जो पुस्तक है रोजेज इन दिसंबर, जिसका मतलब है कि गुलाब में दिसंबर। ठीक है, ये क्या है? ये एक आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। किसके द्वारा लिखित है? MC छागला जी के द्वारा लिखित है। ठीक है, MC छागला जी के द्वारा लिखित है। MC छागला जी का पूरा नाम क्या है? मोहम्मद अली करीम छागला। मोहम्मद अली करीम छागला। ठीक है, ये क्या थे? ये बम्बई के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में तथा राजनयिक एवं कैबिनेट मंत्री के रूप में भी सेवारत थे। ठीक है, तो पुस्तक रोजेज इन दिसंबर किसकी कृति है? MC छागला की कृति है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? MC छागला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974-78 का उद्देश्य था कृषि तकनीकी वृद्धि, औद्योगिक विकास करना, गरीबी हटाना, राजमार्गों का निर्माण करना। तो देखिए जैसा सन दे रखा है, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना कब बनाई गई थी? कब से कब तक थी? तो 1974 से 78 तक थी। ठीक है, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? गरीबी को हटाना। गरीबी को हटाना। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में जो विकास का लक्ष्य रखा गया था वो कितना रखा गया था? 5.6%। 5.6% रखा गया था, लेकिन एक्चुअल में प्राप्त कितना कर पाई थी सरकार? तो सरकार प्राप्त कर पाई थी 4.8%। ठीक है, यानी कि 5.6% का लक्ष्य रखा गया था जिसमें सरकार 4.8 तक सफलता से विकास कर पाई थी। ठीक है। अच्छा, पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन और पूछता है कि पंचवर्षीय योजना जो है वो किस मॉडल पर आधारित है? तो पाँचवीं पंचवर्षीय जो योजना है वो किस पे आधारित है? DP घर मॉडल पर आधारित है। किस पे? DP घर मॉडल। ठीक है, तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित है? DP घर मॉडल पे आधारित है। ठीक है, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाना। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? 1974 से 78। ठीक है, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में विकास का लक्ष्य रखा गया था 5.6%। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में विकास की एक्चुअल दर हासिल की गई थी 4.8%। ठीक है, तो इस प्रश्न से हमको इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है वो आपका कहाँ स्थित है? कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ के संस्थापक थे गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु कोंड देव, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए खालसा पंथ की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1699 में। खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? 1699 में। वैसाखी वाले दिन क्या था? आनंदपुर साहिब में। कहाँ पे? आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।